हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 12 का जो फर्स्ट एनसीईआरटी बुक है उसका हम चैप्टर थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा यूएसए हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि विश्व स्तर पे या समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिका का जो वर्चस्व है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा इसका लेक्चर फिफ्थ रहने वाला है। ऑलरेडी इससे रिगार्डिंग हमने 4 लेक्चर डिस्कस कर लिया है। हमारा जो ये वीडियो पैटर्न है वो किस तरीके से चलता है वो मैं बता देता हूँ। मंडे से लेकर के सैटरडे तक हम क्या करते हैं, जो भी एनसीईआरटी बुक है क्लास 6 से लेकर के 12 तक उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 तक, 11 की फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों बुक कंप्लीट की जा चुकी है पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस की। और वो वीडियो अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर इसी के पैरेलल में हमारा चल रहा है एम लक्ष्मीकांत की बुक, एम लक्ष्मीकांत की बुक, जिसमें हमने चैप्टर यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ डिस्कस किया है प्रीलिम्स बेस के लिए। वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएगा प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इन दोनों पार्ट का यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों पार्ट का आपका एक 2 टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा एम लक्ष्मीकांत का, जिसमें हमने एक पार्ट में पूरे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक डिस्कस किया और दूसरे पार्ट में चैप्टर 12 से लेकर के चैप्टर 16 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था। तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। संडे संडे को हम यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम 27 ईयर के यूपीएससी पेपर जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा यूनिट वाइज डिवाइडेड है, जो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। अभी उसमें हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है। फर्स्ट यूनिट में हमने, जो कि हमारा हिस्ट्री का है, उसमें हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, इन तीनों को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम पहले अपना चैप्टर थर्ड डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इस संडे हम अपना चैप्टर थर्ड कंप्लीट करेंगे। और ये जो मंडे होगा कल, यानी कि 13 मार्च 2023 को हम क्या कर लेंगे, अपना 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर जो डिस्कशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे, जिसमें हम 2010 से लेकर के 2012 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि भारत के सामने क्या समस्या रही, क्या उलझन रही थी, उसको डिस्कस करेंगे। अमेरिका के साथ इंडिया का जो न्यूक्लियर डील रहा था उस पर डिस्कस करेंगे। कौन से जो लीडर्स थे उनकी क्या थिंकिंग थी उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। फिर जो अमेरिका की जो सुपरमेंसी है, जो वर्चस्व है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारा 5वें लेक्चर में चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा क्लास 12 की बुक फर्स्ट बुक कंप्लीट होगी, तो उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम क्लास 12 की जो सेकंड बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस पैटर्न में अभी हमारा वीडियो सीरीज अभी चल रहा है। हमने ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, यानी कि ये लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 4 तक जो डिस्कस किया है, वो क्या क्या डिस्कस किया है कि किस तरीके से कोल्ड वॉर के बाद एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई, उसको डिस्कस किया है। फिर हमने डिस्कस किया था उन तमाम किस्म के प्रभावों के योग को जो कि वर्चस्व के थे, जिसमें हमने मिलिट्री कैपेबिलिटी, वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, कल्चर, आइडियोलॉजिकल पावर को डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, फिर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में, जो कि 1990 से लेकर 1991 के बीच में हुआ था। फिर हमने डिस्कस किया था ऑपरेशन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि इसका लक्ष्य क्या था ऑपरेशन डेजर्ट का। फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि क्या परिणाम निकले थे फर्स्ट गल्फ वॉर के, जो कि 1991 में क्या हुआ था, समाप्त हो चुका था। जिसके कुछ परिणाम निकले थे, जिसमें हमने ये डिस्कस की, जो अरब की जो यूनिटी थी उसके बारे में पता चला था, जिसमें से 20 अरब कंट्री में से 12 जो अरब कंट्री थे वो क्या थे, उन्होंने अपनी सैनिक टुकड़ियों के लिए ही मात्र भेजे थे 20 अरब कंट्री में से।
फिर 1991 में क्या था, फरवरी में ये युद्ध समाप्त हो गया था। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, फिर हमने मिलिट्री एक्शंस देखा था, किसके, जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के एडमिनिस्ट्रेशनशिप के अंदर जो भी मिलिट्री एक्शंस लिए गए थे उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से नाटो आज भी कंटिन्यू है आफ्टर कोल्ड वॉर एंड के बाद भी, जिसमें स्टार्टिंग में 12 नेशंस थे, लेकिन अगर हम 2023 की बात करते हैं तो आज के टाइम पे कितनी है, 30 नेशंस है। आज के टाइम पे अगर हम बात कर ले तो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो एक कन्फ्लिक्ट हो रहा है यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक नाटो ही रीजन, तो उस पे हमने डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, फिर किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राइज हुआ था। फिर 1911 की घटना हमने डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, और फिर हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी वैश्विक लड़ाई है उस पर हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि इराक पर आक्रमण की जो समीक्षा थी, जो रिव्यू था, उसको हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था इसमें कि सुपरमेंसी का क्या मतलब होता है, यानी कि वर्चस्व का क्या अर्थ होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका की जो वर्चस्व है, यानी कि अमेरिका की जो सुपरमेंसी हेजेमनी है मिलिट्री कैपेसिटी में, उसको डिस्कस किया था। फिर यूएसए का डिफेंस बजट डिस्कस किया था, जिसमें हमारा, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था किस पर्पज से मिलिट्री फोर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि विश्व पर विजेता प्राप्त करने के लिए, यानी कि इस एनिमल का प्रयोग हमेशा 4 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहले विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रु पर आक्रमण करने के लिए, और उनको जो अटैक है उसको रोकने के लिए। फिर एनिमीज को कंट्रोल करने यानी कि पनिश करने के लिए, और अपने रीजन्स की सिक्योरिटी के लिए फोर्स का यूजेस किया जाता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका का वर्चस्व किसमें, वेल्थ एंड स्ट्रक्चरल पावर पावर में। फिर हमने डिस्कस किया था इसमें, फिर ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी इन 4 लेक्चर में डिस्कस किया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सब के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने जैसे कि हमारा विंडो सॉफ्टवेयर था, विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी था, उसके बारे में। फिर हमने डिस्कस किया था इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में। ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रही। फिर हमने डिस्कस किया था अमेरिका का जो कल्चर सुपरमेंसी है, यानी कि सांस्कृतिक वर्चस्व, जिसमें हमने जीन्स के बारे में डिस्कस किया था कि आज के टाइम पे किस तरीके से मोस्ट ऑफ द यूथ की जो पहली चॉइस है वो क्या है, जीन्स है। बर्गर पिज्जा खाना, ये सब हमने ऑलरेडी संस्कृति कल्चर में वर्चस्व में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका का वर्चस्व को रोक लगाने वाले कौन कौन से कारक थे, जिसमें अमेरिकन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था किसके मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। फिर हमने डिस्कस किया था अमेरिका पार्टनर कंट्री जो कि नाटो में इन्वॉल्व है। फिर हमने डिस्कस किया था अमेरिका और इंडिया के कैसे रिलेशन। फिर वो एरियाज के बारे में डिस्कस किया था जिसमें इंडिया और यूएसए दोनों की कॉर्पोरेशन वाले सेक्टर है। फिर हमने क्या डिस्कस किया था जैसे कि फिर मैन्युफैक्चर प्रोडक्शंस, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस प्रोडक्शंस, क्रिएट न्यू आईआईटीज, पब्लिक सर्विस, इन सब के बारे में डिस्कस किया। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, इंडियंस डेलिमा। डेलिमा का मतलब होता है एक तरीके से उलझन, यानी कि आप कह सकते हो समस्या। भारत के सामने इस तरीके की कुछ समस्या थी। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, आज के टाइम पे भी क्या है, हमें वर्ल्ड लेवल पे अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उस पे हमें यूएसए की ही क्या है, तो सुपरमेंसी यानी कि हेजेमनी देखने को मिलता है। अमेरिका की जितनी भी जो नीतियां हैं उनका समर्थन करना भारत के लिए आसान है, यानी कि हमारी कंट्री के लिए वो आसान नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम करंट का एग्जाम्पल देखें तो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें यूरोपियन नेशंस के द्वारा, यानी कि यूरोपियन कंट्री के द्वारा, वेस्टर्न कंट्री के द्वारा हम पे बहुत बार प्रेशर डाला गया कि हम यूएनओ के अंदर क्या करें, रसिया का क्रिटिसाइज करें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी यूएसए की जो समर्थन है, हर एक पॉलिसी का समर्थन करना, फेवर करना क्या है, हमारे लिए आसान नहीं है। क्यों? यदि हम यूएनओ के अंदर यूएसए के कहने पे या वेस्टर्न कंट्री या यूरोपियन कंट्री के कहने के पर अगर हम रसिया का क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दे तो हमारे रिलेशंस रसिया के साथ क्या हो जाएंगे, और ज्यादा
यानी कि खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो हमारे फेवर में नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि इंडिया के लिए हर एक अमेरिकन पॉलिसी का फेवर करना, वो क्या है, हमारे मतलब हमारे यूजफुल के लिए आसान, या तो हमारे लिए वो आसान नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जब अमेरिका के द्वारा इराक के अगेंस्ट में जब वॉर स्टार्ट किया गया था, जो सैन्य कार्रवाई की गई थी वो ठीक नहीं थी। अगर हम उसमें अगर यूएसए का सपोर्ट करते या अगर हम क्रिटिसाइज करते, तो इसके बेस पे कुछ जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, कुछ जो लीडर्स हैं, उन्होंने अपने अपने मत, अपने अपने विचार को रखा था। यानी कि अमेरिका के साथ जो भारत के रिश्ते हैं उसको लेकर के तीन तरह की प्रकृतियां, यानी कि प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलती है, रिएक्शंस हमें देखने को मिलता है। अगर हम पहले की बात करते हैं, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लीडर्स थे, उनका कहना यह था कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं होना चाहिए। इंडिया के लिए जरूरी है कि वो अमेरिका से दूरी बनाए रखे। ये किसकी आइडियोलॉजी थी? ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लीडर्स का ये एनालाइज था। इनका वो कहना था कि इंडिया यूएसए से जितना ज्यादा दूर रहेगा, हमारे पॉलिसीज से उतना ज्यादा अच्छा होगा, पहला। दूसरे पॉइंट में कहा गया, दूसरे पॉइंट में जो कुछ राइटर्स थे और जो जर्नलिस्ट थे, उनका विचार ये था, उनकी जो थिंकिंग थी वो ये थी कि यूएसए और इंडिया दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और दोनों के कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ कॉमन इंटरेस्ट है जो दोनों के बीच में क्या है, सेम है। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि पहला पॉइंट रखा गया था कि इंटरनेशनल जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट में दोनों नेशंस के द्वारा टेररिज्म फेस किया गया है। तो इस सेक्टर में दोनों क्या है, दोनों साथ आकर के काम कर सकते हैं टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए। फिर कॉरपोरेशन फील्ड बताया गया था साइंस का, टेक्नोलॉजी और ट्रेड एंड एग्रीकल्चर के अंदर, यानी कि साइंस, विज्ञान, तकनीकी, व्यापार और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, दोनों देश एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इन क्षेत्र में एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्लीन एनर्जी सेक्टर में भी दोनों देश एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिपेशंस के बेस पे वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ भागीदारी करके विकास कर सकते हैं। फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया जा सकता है इंडिया और यूएसए के अंदर। तो ये किन का मत, ये किन की थिंकिंग थी? तो ये थी कुछ जो राइटर्स थे और जो जर्नलिस्ट थे उनकी। फिर बात करते हैं, अगर बराक ओबामा और जो अन्य अमेरिकी नेता थे, उनका समझ ये था कि भारत के साथ व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्ते कर उनके हित में, और इसीलिए वो भारत के साथ क्या चाहते हैं, अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, उसका लाभ उठा सके। आज भी जो अगर हम बात करते हैं 2023 की अगर बात करते हैं, तो यूएसए आज भी हमें क्या देखता है, एक बड़े इकोनॉमिक के तौर पे देखता है, यानी कि एक इकोनॉमिक मार्केट के रूप में वो हमें देखता है, इकोनॉमिक मार्केट के। इसलिए आज के टाइम पे यूएसए क्या चाहता है, हमारे साथ एक अच्छा रिलेशन चाहता है। तो ऐसे में अगर हम यूएसए की जो अगेंस्ट की जो नीति है वो हमारे इंटरेस्ट के लिए फुलफिल नहीं है, यानी कि वो हमारे हित में नहीं हो, वो हमारे फेवर में नहीं होगा, ऐसे भी कुछ जो लीडर्स है उनकी उनका ये कहना। खास तौर पर ऐसे समय में जब हमारे लिए चीन और जो दक्षिण पूर्वी यानी कि चीन जो हमारा साउथ एशिया है, वहां पे वो क्या कर रहा हो, अपने मसल्स पावर और मनी पावर को साउथ ईस्ट एशिया रीजन में वो क्या कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, दिखा रहा हो। तो ऐसे कंडीशंस में भारत के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि वो यूएसए के साथ एक पावरफुल नेशंस के साथ मिलकर के क्या कर सके, चाइना के इस चाइना की जो राइजिंग पावर है उसको कंट्रोल करने का काम करे। तो उसके लिए जरूरी है कि इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है वो ज्यादा मजबूत होना चाहिए, और अमेरिकी अमेरिका की जो अगेंस्ट पॉलिसी है वो भारत के लिए मतलब भारत के इंटरेस्ट में वो नहीं होगा, ऐसा भी कुछ लीडर्स कहते हैं। फिर अगर हम तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं अगर हम तीसरे पॉइंट्स की बात करें, तो कुछ एनालाइज का ये विश्वास है, कुछ लीडर्स का ये विश्वास है कि आने वाले टाइम पे जो डेवलपिंग नेशंस है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें भारत उनके लिए क्या बन सकता है, एक वर्ल्ड पावर, यानी कि अगर हम बात कर सकते हैं वर्ल्ड लीडर बन करके उभर सकता है, यानी कि उभर करके आ सकता है, जो कि उनकी जो इंटरेस्ट की बातें, उनकी जो फेवर्स की बातें वो इंडिया के सामने यानी कि
इंटरनेशनल लेवल पे इसको रखे। यानी कि कई जो विशेषज्ञ वो ये मानते हैं कि उभरती हुई जो दुनिया है, उभरती हुई जो विश्व है के रूप में भारत को क्या है, विकासशील देशों का नेतृत्व करना चाहिए। यानी कि जितने भी जो डेवलपिंग नेशंस है उसका नेतृत्व किसको, उसका जो अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव है, वो किसको करना चाहिए, इंडिया को करना चाहिए, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। यानी कि दुनिया के जो बड़े मामले हैं, जैसे कि भारत स्वयं आगे बढ़कर क्या कर सकता है, महाशक्ति उसमें बन सकता है, डेवलपिंग नेशंस को रिप्रेजेंट करके। अगर हम बात करते हैं जैसे कि बड़े बड़े मामलों में भारत स्वयं आगे बढ़कर पहल करे, तभी वो क्या कर सकता है, महान शक्ति एक बन, यानी कि एक पावरफुल नेशंस बन सकता है। 21वीं सेंचुरी की बात करें, 21वीं सेंचुरी में भारत जो विदेश नीति का जो लक्ष्य है वो यही होना चाहिए कि वो जितनी भी जो डेवलपिंग नेशंस है उसका वो रिप्रेजेंटेटिव बने, और वर्ल्ड लेवल पे वो क्या है, एक ग्लोबल पावर, यानी कि पावरफुल नेशन, सुपरमेंसी कंट्री, पावरफुल नेशंस बन करके वो उभरे। अब बात करते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियर डील विद अमेरिका के साथ। जो भी हमारी जो न्यूक्लियर डील थे उसमें अगर हम अमेरिका के साथ, तो उसके बारे में बात करें तो इसमें भी क्या है, अलग अलग तरीके की जो राजनीतिक दल है उनकी अलग अलग तरीके की क्या रही थी, तो रिएक्शंस रहे थे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस के टाइम पे, यानी कि 2014 से पहले, 2014 यानी कि 2014 से पहले, जब कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ये कमेंट किया गया था कि भारत और जो अमेरिका के बीच में जो ये समझौते हो रहे हैं वो क्या है, दोनों देशों के यानी कि यूएसए और इंडिया के जो बीच में जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है उसका वो एक माइल स्टोन का काम करेगी, यानी कि वो एक माइल स्टोन का काम साबित होगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बदलाव की जो परिचय है उसका भी एक सिंबल होगा। यानी कि जो न्यूक्लियर डील इंडिया का जो यूएसए के साथ हुआ था, तो उस पे प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह थे हमारे पहले, यानी कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ये कहा गया कि जब इंडिया और यूएसए के बीच में जो भी न्यूक्लियर डील हुआ था, वो जो चेंजिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें भी वो क्या करेंगे, एक इंट्रोड्यूस का साइन बन करके उभरेगा। फिर उन्होंने कहा था कि जो इंडिया की जो इंटरेस्ट है, यानी कि भारतीय हितों की जो रक्षा है, डिफेंस की बात करते हैं, भारतीय हितों की रक्षा के लिए हमें अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस की जरूरत है। और ये जरूरी है कि अगर हम अपने डिफेंस की बात करें, डिफेंस के लिए वो हमारे, यानी कि हमारा जो रिलेशन है यूएसए के साथ वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी वो इंडिया के में होगा। इस बात पर विश्वास किया जाना चाहिए कि इस समझौते पे भारत की स्वतंत्र जो परमाणु नीति है उस पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये कहा गया था प्राइम जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा। फिर बात करते हैं जो वामपंथी दलों के जो नेताएं थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो उन्होंने कहा था कि इससे जो हमारी जो इंडिया और यूएसए के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुआ है उससे हमारी जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसमें वो स्वतंत्र नहीं रह पाएगी। ये किसके द्वारा कहा गया था, वामपंथी दलों की प्रतिक्रिया के, जो वामपंथी दलों की जो नेताएं थे उनकी ये प्रतिक्रिया थी। तो उन्होंने ये तर्क दिया था कि जब इराक और ईरान के मामले में जब यूएसए के द्वारा अटैक किया गया था इन पर, तो उसमें हम कंफ्यूज्ड थे कि हम किसका फेवर ले, या उसमें हम कंफ्यूज थे कि हम यूएसए के अगेंस्ट में बोले या ना बोले। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि आईएईए द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था जो कि इराक के हित के विरुद्ध में था। अब जितने भी जो वामपंथी नेता हैं वो ये मानते थे कि भारत ने अमेरिकी दबाव के कारण क्या है, इराक के विरुद्ध मतदान किया था, किसमें, तो हम इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इस बेस पे जो वामपंथी दल के जो नेता थे उन्होंने ये कहा था कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी है, भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसमें से स्वतंत्र खत्म हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। फिर ये कहा गया कि जो हमने देखा था इराक के साथ, जो यानी कि देखा जाए तो हमने इराक के साथ क्या है, साथ
देना चाहिए था, क्योंकि हमने इराक से गैस चाहिए था। मार्क्सवादी जो भी कम्युनिस्ट नेता थे, जैसे कि वासुदेव आचार्य ने के अकॉर्डिंग क्या था, अमेरिका के साथ परमाणु जो ट्रीटी न्यूक्लियर साइन जो किया गया था, न्यूक्लियर ट्रीटी जो की गई थी, करने से हमने अपनी जो हमारी इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी थी, उसका हमने क्या कर दिया, उसको हमने छोड़ दिया, यानी कि उसका हमने उसका क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। तो ये था किनका, ये किनकी थिंकिंग थी, तो ये थी वामपंथी दलों की नेताएं थी, उन्होंने अपनी ये विचारधारा रखी। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या रिस्पॉन्स था, जो कि आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पे बीजेपी की, तो उन्होंने भी उस टाइम पे कुछ रिस्पॉन्स किया था। तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, उन्होंने कहा था कि भारत को अपना यानी कि पूर्ण अधिकार है कि वह अपनी किस परमाणु यानी कि जो इंडिया का जो परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर है, अंडर इंटरनेशनल सर्विलांस एंड इंटरनेशनल जो सर्विलांस, सॉरी, जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि अंडर है किसके, इंटरनेशनल सर्विलांस के अंडर में है, निगरानी में रखने और किसे नहीं होना चाहिए उस पे अमेरिकी जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसका सैन्य घोषित कर दे या उस पर निगरानी रखने का दावा करे, इसका यूएसए के पास कोई भी अधिकार नहीं है। ये बीजेपी पार्टी के जो लीडर्स थे उनका ये रिस्पॉन्स था। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मेजर जनरल बीसी यानी कि खंडूरी के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखने पर यह अर्थ नहीं होगा कि हम अपनी जो संप्रभुता है, हमारी जो सॉवरेनिटी है, हम उसको खो दें। अमेरिका भारत की अगर बात करते हैं क्लोज, यानी कि उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत को क्या है, टूथलेस बनाना चाहता है, यानी कि जो राष्ट्रपति खुश है वो हमारे लिए जो जाल बिछा रहे हैं उसमें हम नहीं फंसेंगे। ये किसका रिस्पॉन्स रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी का रिस्पॉन्स रहा था जब इंडिया ने यूएसए के साथ न्यूक्लियर साइन किया था। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम यूएसए की जो हेजेमनी है या हम कहते हैं सुपरमेंसी वर्चस्व को हम कम कर सकते हैं, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे उसको रोक सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हम वर्ल्ड के जो पावरफुल नेशंस की काउंटिंग करें, तो इसमें मेनली 4 नेशन शामिल होकर के आते हैं। पहला पहला है आपका यूएसए, रसिया, चाइना, और चौथे नंबर पे आता है हमारा देश इंडिया। तो अगर हमें वर्ल्ड के पॉलिटिक्स लेवल पे यानी कि वर्ल्ड लेवल पे यूएसए की जो हेजेमनी है या सुपरमेंसी, अगर उसको हमें कंट्रोल करना है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि दुनिया की जो 3 सबसे बड़ी कंट्री है, जिसमें रसिया, चाइना और इंडिया, इन तीनों को एक साथ आकर के, ये तीनों बड़ी कंट्री को एक साथ मिल करके मेजर अल्टरनेटिव वॉइस आज के टाइम पे उठाने की जरूरत है, जिससे कि जो हमारी एक ध्रुवीयता है, तो एक ध्रुवीयता की जो सिस्टम है यानी कि जो यूनिपोलर सिस्टम है, वो क्या हो सके, खत्म हो सके। उसका एक विकल्प के यानी कि एक ऑप्शनल वॉइस के अल्टरनेटिव वॉइस के रूप में भी वो क्या हो सके, इमर्ज होके, यानी कि राइज होकर के वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे आए। तो उसके लिए जरूरी है कि जो इंडिया, रसिया और जो चाइना, इनका रिलेशंस आज के टाइम पे अच्छा, यानी कि, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, भारत और जो चीन के जो रिलेशन है वो आपसी जो मतभेद है वो काफी ज्यादा, यानी कि आपसी मतभेद काफी ज्यादा है, जिसके वजह से यह विश्वास पैदा ही नहीं हो पाता है कि भारत, रूस और जो चाइना है, तीनों एक साथ होकर के विश्व की राजनीति में अपनी जो गतिविधि है, यानी कि जो मैथमेटिक्स, स्ट्रेटेजिक मैथमेटिक्स है, उसको वो क्या कर सके, कॉर्ड अकॉर्ड यानी कि बदल सके। फिर बात करते हैं, दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि अमेरिका का टीम ज्वाइन कर लेना। अमेरिका का ज्वाइन यानी कि अमेरिका की टीम ज्वाइन, दूसरी जो हमारी पॉलिसी है वो क्या है, या तो हम क्या कर सकते हैं, अमेरिका का टीम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका का टीम ज्वाइन करने यानी कि अमेरिकी टोली में शामिल होने का मतलब है कि हमारे लिए अमेरिका एक बड़ा ही महत्व, क्योंकि यूएसए एक बहुत ज्यादा पावरफुल नेशन है, इसलिए हम आपसी सहयोग को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। भारत की, अगर हम इंडिया के इंटरेस्ट की बात करते हैं और वर्ल्ड पीसफुल की बात कर सकते हैं, तो उसमें हम काम कर सकते हैं, यूएसए के साथ अपने अच्छे रिलेशंस बना करके,
जैसे कि हम बात कर सकते हैं सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर के बारे में। फिर फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर हम अच्छे खासे डेवलप कर सकते हैं यूएसए के साथ मिलकर के। फिर जैसे कि हम ट्रेड और बिजनेस की बात कर सकते हैं, तो उसमें हम काफी लार्ज स्केल पर यूएसए के साथ मिलकर के कर सकते हैं। या हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, तो उसके साथ भी हम यूएसए के साथ मिलकर के काफी अच्छे तौर पे कर सकते हैं। यानी कि परमाणु ऊर्जा का जो क्षेत्र उस पर हम काम करते हैं। इसे अगर हम बात करते हैं तो इसे बैंड वैगन की नीति भी कहा जाता है, यानी कि बैंड वैगन की नीति, यानी कि चलते पानी में भी हाथ धो लेने की नीति इसे हम कह सकते हैं। और तीसरा जो कारण है, तीसरे अगर पॉइंट की बात करते हैं, तो जो भी जैसे पावरफुल नेशंस और जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, उसके उनके अकॉर्डिंग जो कि ऑलरेडी अडॉप्ट कर रहे हैं कौन से अप्रोच, पैरामेटिक अप्रोच को अडॉप्ट करके हम क्या कर सकते हैं, यूएसए का जो हेजेमनी है उसको कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हम बात कर सकते हैं किसके लिए, जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मेंटेन करके। किस तरीके से, जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं चीन, रूस और जो यूरोपीय कंट्री है, जो उसमें शामिल देश हैं, उनमें क्या है, अमेरिकी शक्ति को चुनौती देने के बजाय वो क्या करते हैं, एक कौन सी पैरामेटिक अप्रोचेस को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। जिसकी ये जो नीति है, इसमें ज्यादा जो ये नीति है, ये जो हम नीति है किसकी, पैरामेटिक जो अप्रोचेस की जो नीति है, वो ज्यादा दिनों तक तो नहीं चल पाएगी, यानी कि चलने वाली तो नहीं है। लेकिन ये देश इनमें से कुछ जो है प्रमुख देश ऐसी नीति अवश्य ही अपना करके रखें, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ बैलेंस। यानी कि पावर ऑफ बैलेंस का मतलब है कि दोनों साइड से क्या हो, जो पावर ऑफ बैलेंस का वो क्या हो, दोनों तरफ से बराबर हो। चौथा पॉइंट निकल के आता है कि सिविल सोसाइटी है और जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो अदर देन द स्टेट कैन एक्ट टू चैलेंज द हेजेमनी। यानी कि अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, तो राज्य के इतने संस्थाएं, जिसमें हम एनजीओ की बात करते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो यूएसए की जो हेजेमनी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, उसको कंट्रोल करने का और उसको चैलेंज देने का काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे कि रसिया की आप बात कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे ऐसे बहुत से नेशंस हैं जहाँ पे रसिया, जैसे रसिया हो गया, तो वहाँ पे पब्लिक के, नागरिक के आंदोलन के द्वारा क्या है, वहाँ की जो सत्ता है उसको क्या की गई है, पलटी जा सकी, पलट यानी कि पलटाई जा चुकी है। तो उसमें जैसे कि बात करते हैं, जैसे कलाकार, लेखक, जो भी इंटेलिजेंस पर्सन्स है, मीडिया है, फिल्म आदि, ऐसे समुदाय जो मजदूर यूनानियों और जो व्यावसायिक संघों को भी क्या करें, हम सिविल सोसाइटी के अंतर्गत में रख सकते हैं। तो ये राज्य से क्या है, अगर हम बात करते हैं, ये राज्य से हटाए संस्थाएं, इन पर राज्य का सीधा नियंत्रण नहीं होता। फिर जैसे कि नागरिक आंदोलन को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठन, यानी कि एनजीओ की भी क्या है, काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर बात करते हैं जो समर्थक वो साबित हो सकता है, जैसे कि हम बात करते हैं पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। फिर बात करते हैं जैसे कि रोमानिया, अतः रूस में नागरिक आंदोलन ने क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है उसको हटा करके क्या कर रखा है, तो उसको, यानी कि कम्युनिस्ट सरकार का जो तख्ता है नागरिकों के द्वारा वो पलटाया जा चुका है। ये एक एग्जाम्पल है कि सिविल सोसाइटी के द्वारा भी क्या है, जो यूएसए की जो हेजेमनी है उसको क्या किया जा सकता है, चैलेंजेस दिया जा सकता है। अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, तो उसमें किस किस पर्सन को ऐड किया जा सकता है, तो उसमें हम आर्टिस्ट, राइटर, जो भी इंटेलिजेंस पर्सन हैं, मीडिया, फिर जो भी हमारा फिल्म्स, या जो भी अगर हम बात करते हैं मजदूर यूनियन, यानी कि वॉलेंट्री कम्युनिटीज, इन सबको, जो लेबर यूनियंस है, इन सबको हम इसमें ऐड करके रख सकते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं किसमें, यूएसए की जो हेजेमनी है उसको चैलेंज देने का। इस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे क्या है, यूएसए की जो हेजेमनी है, वर्चस्व है, उसको क्या किया जा सकता है, को खत्म, यानी कि निपटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है टोटल 5 लेक्चर में। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, अल्टरनेटिव पावर ऑफ यानी कि अल्टरनेटिव पावर ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ सेंट्रल पावर्स के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर 4 है, तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे।
आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी एडवाइस देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।